आप सभी, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आप सभी का जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसी के ओरिएंटेड हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आशा करेंगे कि आपको यहीं से ही सारे क्वेश्चन सीरीज़ में जो कराए जाएँगे वही आपको पेपर में मिलेंगे डायरेक्टली यहाँ से देखने के लिए। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, याद कीजिएगा और आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा पेपर ओरिएंटेड माइंडसेट के द्वारा ही बनाई गई है। तो आप बताइएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे, इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक फेमस बुक भी है इनकी जो पूछी जाती है, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसी के साथ जो स्वामी विवेकानंद हैं, ये हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस एक समाज सुधारक रहे हैं। इन्हीं की याद में मनाया जाता है हर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, नहीं वो मोतीलाल नेहरू ने, सॉरी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर 1923 में स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, जितने भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए गए थे, उन सभी आंदोलनों में जो सबसे प्रमुख और सबसे अंतिम माना जाता है वो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा ये चला था 1942 में। और कब चला था? तो 8 अगस्त 1942 को ये चलाया गया था। और इसके बाद फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, इसलिए हम 15 अगस्त को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि अब जल्दी ही आने वाला है 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक भारत के मनु के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और बाबा साहब ने ही आर्टिकल जो 32 है हमारे संविधान का, देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिया गया है। इन्हीं में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान का हृदय तथा आत्मा, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो जयंती है वो हम मनाते हैं हर साल 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ही इन्हीं के लिए मनाया जाता है, इन्हीं की याद में ही वर्ल्ड नॉलेज डे, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड नॉलेज डे जो मनाया जाता है वो भी इन्हीं की याद में ही मनाया जाता है। वर्ल्ड नॉलेज डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इनकी एक फेमस बुक है जो आपसे पूछ ली जाती है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो बुक है ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ही है। देखिए, जो हमारी पूरी की पूरी संविधान सभा बनी थी उसमें जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और उस पूरी की पूरी संविधान सभा में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दूसरा स्थान जो दिया जाता है इनके बाद वो डॉक्टर ये बी एन राव थे। ये डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, इसलिए इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था डॉक्टर बी एन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत से बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी को। कब किया गया था भाई? 24 जनवरी को किया गया था। और ईयर था हमारा 1950, 1950 में। और हर 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और कब से मनाना, ये जो कब स्टार्टिंग की गई थी, इसको भाषा माना गया था हिंदी को, तो ये
1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है, ब्रेल लिपि की किस तरह से स्टार्ट होती है। तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है लुई ब्रेल। क्या नाम होता है? लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति होते हैं, यानी कि एक छोटा बच्चा होता है। इसमें क्या होता है, ये अपने पापा के पास बैठे हुए होते हैं और ये अपने पापा का कोई जो काम करने के औजार रहते हैं उनको छेड़ते हैं। तो जब ये अपने पापा के एक औजार छेड़ते हैं तो वो गलती से इनकी आंख में लग जाता है, लुई ब्रेल की। तो इन्हें पढ़ने का शौक था, तो इन्होंने क्या किया, अब ये आंख से देख तो सकते नहीं थे, इन्होंने एक ऐसी लिपि का निर्माण किया जिसका छू कर पढ़ा जा सकता है। आज के टाइम में भी जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं आंखों से, उनको इस लिपि का यूज करके वो लोग पढ़ते हैं। तो इस लिपि का जो निर्माण है वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। अब आपसे पूछा है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं और इन्हीं 6 बिंदुओं को टच कर करके ये लोग पढ़ते हैं जो देख नहीं सकते। इसी के साथ ये जो ब्रेल लिपि दिवस भी आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये हर 4 जनवरी को मनाया जाता है, ब्रेल लिपि दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और हर 10 जनवरी को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, और कौन सा, तो ये है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाते हैं हम 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 14 सितंबर को। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मंडलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल हैं 18, और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले पूछ ले तो 75 हैं। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। अब उत्तर प्रदेश में आपसे एक क्वेश्चन ये और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में बताइए जो मंडल है इसमें सबसे बड़े जो मंडल है वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं वो मंडल यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो वो हम एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी, लखन के कान में 3 जिले हैं। लखन के कान में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 3 जिले। इसका मतलब क्या है, ये तो होगा ट्रिक। अब देखते हैं कौन कौन से 3 जिले हैं। तो मैंने आपसे बताया अभी कि 3 मंडल सबसे बड़े हैं, और उन तीनों मंडल में कितने कितने आते हैं जिले, 6 आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लखन से हो गया लखनऊ, तो एक तो हो गया हमारा लखनऊ मंडल, कान से हो गया कानपुर मंडल, और मैं से हो गया मेरठ मंडल। तो ये तीनों मंडल लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हैं जिसमें 6 जिले आते हैं। तो इन तीनों में ही 6 जिले आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का सर्वोच्च या फिर प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। और जितनी भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उन सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुसार अगर बात की जाए तो संविधान के जो बड़े बड़े उच्च पद हैं जिन पर नियुक्तियां होती है, जैसे कि कैग की, राज्यपाल की, इन सब की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति जो है ये अपना जो त्यागपत्र देता है, ये अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपना अपना त्यागपत्र देते हैं। जबकि राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। जो CJI होता है हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र कौन देंगे, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे थे तो उसके लौटने के बाद महात्मा गांधी जी की जो मुलाकात है वो होती है इनके आध्यात्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे चित्तरंजन दास। तो CR दास, ये चित्तरंजन दास जो थे ये किसके गुरु थे? ये गुरु थे आध्यात्मिक सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो हुआ था 1947 में। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के साथ साथ जो हमें आज़ादी की खुशी मिली, उसी के साथ साथ हमें एक दुख ये भी हुआ कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें पाकिस्तान नाम का एक अलग देश हमें बनाना पड़ा, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है। तो यहाँ पर जो ये पाकिस्तान बना,
ये आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। तो लॉर्ड माउंटबेटन इस योजना को लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम माउंटबेटन योजना पड़ा। और ये कब आई थी आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये आई थी 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को आई थी माउंटबेटन योजना, और इसी को भारत के विभाजन की योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? देखिए पूना पैक्ट ये हम देखते हैं हुआ क्यों था। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या काम किया था, ब्रिटिश की ओर से एक फरमान जारी हुआ था, एक आदेश आया था, जिसमें इन्होंने निर्वाचन प्रणाली का जिक्र किया था। और जो निर्वाचन प्रणाली थी वो इस तरह की थी कि सभी जो लोग हैं वो अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग अपना नेता, जो अपना लीडर है, उसको चुन सकते हैं। तो सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने निर्वाचन की प्रणाली को लागू करने की कोशिश की। और यहाँ पर फिर इन्होंने हिंदुओं के अंदर दलितों को अलग स्थान देने की बात की कि जो दलित है वो अपना, दलित जो संप्रदाय है वो अपना नेता स्वयं चुन ले अलग। तो यहाँ पर जो गांधी जी थे, ये गांधी जी उस टाइम पर महात्मा गांधी थे, ये महाराष्ट्र की जेल में थे, यरवदा। तो महाराष्ट्र की यरवदा जेल में गांधी जी थे, जो इस चीज़ को लेकर अनशन पर बैठ गए थे कि जो दलित हैं वो हिंदू से अलग नहीं होंगे बल्कि इन्हीं में शामिल होंगे। तो यहाँ पर फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बीच एक समझौता होता है, जिसमें जो दलित हैं फिर उनको यहाँ से आरक्षण की बात की जाती है कि उनको हिंदू से अलग नहीं किया जाएगा और इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से ये आरक्षण निकलता है। फिर यहाँ पर जो ये पूना पैक्ट हुआ था, ये हुआ था 1932 में। किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरफ से। और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये पूना पैक्ट हुआ था तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने तो साइन किए थे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरफ से जो साइन करने वाले थे, इन्होंने खुद साइन नहीं किए थे B.R. अम्बेडकर ने, इनकी जगह किए थे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी तरफ से साइन किए थे पूना पैक्ट पर। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आप PDF भी चाहते हैं इसकी, तो आप PDF टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।